हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। आपको बताना चाहेंगे आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएल लेखा लिपिक के सिलेबस में इस टॉपिक को मेंशन किया गया है, यानी कि यहाँ सभी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो एमसीक्यू बताने से पहले आपको एक बार बता देते हैं पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय वह राशि है जो अधिक मूल्यवान वस्तुओं या सेवाओं पर खर्च की जाती है, जिसका उपयोग एक वर्ष से अधिक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर या मौजूदा संपत्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए खर्च की गई राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को भारी मात्रा में निवेश किए जाने के कारण हमें इस राशि का पूंजीकरण करना होता है, कैपिटलाइजेशन। हम इनसे वर्तमान वर्ष के साथ साथ भविष्य के वर्ष में भी लाभ प्राप्त करेंगे। अब एग्जाम्पल बता देते हैं क्या क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नए भवन का निर्माण, ठीक है, नए भवन का निर्माण हो गया, पुराने भवन का विस्तार, नई कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, नए प्लांट और मशीन की खरीद, ठीक है, और भी होते हैं, आपको बताया जाएगा आगे। तो फ्रेंड्स ये सभी हो गया आपका पूंजीगत व्यय। तो यहां ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है आपको, एक वर्ष से अधिक, ठीक है, एक वर्ष से अधिक की लंबी अवधि के लिए किया जाता है। अब आपको बताते हैं राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए स्क्रीन पर, राजस्व व्यय वह राशि है जो अधिक वस्तु या सेवाओं पर खर्च की जाती है जो एक वर्ष के भीतर, देखिए वहां पर था एक वर्ष से अधिक, यह एक वर्ष के भीतर कम अवधि में उपयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में यह राशि माल के उत्पादन और बिक्री की प्रक्रिया को चलाने में खर्च होती है। यह खर्चे नियमित खर्च हैं और यही बार बार चुकाना होगा। हम इनसे लाभ केवल चालू वर्ष में प्राप्त करेंगे, यानी करंट ईयर में जो भी होगा वो हम इससे प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको क्या होता है। किराया, रेंट हो गया आपका, सैलरी हो गई वेतन, और मजदूरी हो गया आपका वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय और कारखाना, बिजली भाड़ा, आवक और जावक, ठीक है। इसके बाद हो गया विपणन लागत, प्रचार और विज्ञापन, डाक और तार, मुद्रण और स्टेशनरी, मोबाइल और टेलीफोन, कर्मचारी कल्याण, मरम्मत और रखरखाव, बीमा आदि, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंडिचर इनकरेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय को कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय को क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड। भविष्य में लाभ प्रदान करने वाले व्यय को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, आपको पता होगा, करंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भविष्य में लाभ प्रदान करने वाले व्यय को क्या कहा जाता है। तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहां पे था कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, तीसरा। आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर साथ ही साथ बताते चलिएगा। कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, डॉक ड्यूज, एक्साइज ड्यूटी एंड कैरिज पेड ऑन मशीनरी आर एग्जाम्पल ऑफ। सीमा शुल्क, समाशोधन शुल्क, डाक बकाया, उत्पाद शुल्क और मशीनरी पर भुगतान कैरिज डैश के उदाहरण हैं। कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सो फ्रेंड्स, आपका यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आपका आने वाला एग्जाम है यूपीपीसीएल लेखा लिपिक का, और आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है, सभी में ये टॉपिक शामिल है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज। एक व्यय जिसका लाभ एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया जाता है के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो फ्रेंड्स, आपका यहां पर आंसर क्या होगा, क्या पता है आपको? तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर लेस देन वन फाइनेंशियल पीरियड इज नोन एज। एक व्यय जो एक वित्तीय अवधि से कम समय के लिए लाभ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉमिनल एक्सपेंडिचर, रेगुलर एक्सपेंडिचर। अब यहां क्या बात हो रही है? एक व्यय जो वित्तीय अवधि से कम समय के लिए लाभ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताना चाहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि अभी मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था, एक व्यय जो एक वित्तीय अवधि से कम, ठीक है, एक साल से कम के लिए लाभ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय नहीं है? यहां आपको बताना है ये चारों में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसके बाद अगला है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ कॉपीराइट, नन ऑफ द अबव। तो यहां आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको बता दें क्या होगा। तो चलिए सही आंसर बता देते हैं क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, देखिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये होगा नहीं, परचेज ऑफ कॉपीराइट ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, इसमें से नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपको एक साल से ज्यादा पर मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है 7। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपका 1 से 2 नंबर उम्मीद करते हैं बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, द इनफ्लोज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस दैट ऑक्योर रूटीनली थ्रू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज। व्यवसाय के सामान्य क्रम के माध्यम से नियमित रूप से होने वाले आर्थिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। रेगुलर रिसिप्ट, बेसिक इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट, प्राइमरी रिसिप्ट। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपको पता है? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी, रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, यहां पर रिसीव्ड नहीं रिसिप्ट्स होएगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, रिसिप्ट्स, यहां पर हो जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे पढ़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। यहां आपको बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी रसीद नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन ए, कैश रिसीव्ड एज रेंटल इनकम, ऑप्शन बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी, लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ऑप्शन डी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीव्ड नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आंसर ए, कैश रिसीव्ड एज रेंटल इनकम। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
revenue expenditure are shown in the income statement, capital expenditure become a part of balance sheet, revenue receipt are shown in the income statement, revenue receipt become a part of balance sheet। यहां पर आपको बताना है ये चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन सही नहीं है। रेवेन्यू रिसीप्ट बिकम अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा आराम से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। द टर्म कैप एक्स इज यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सप्लोजन, कैपिटल एक्सटेंशन, कैपिटल एक्सपेंशन। तो आप सभी को पता होगा कहां पर इसका यूज किया जाता है, कैप एक्स। कैप यानी कैप और एक्सपेंडिचर का हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लाभ की विशेषता नहीं है। इट इज नॉन रिकरिंग और irrecurring nature, it is earned from sale of stock in trade, it occurs as a result of issuing shares and debentures, none of the above। अब यहां क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लाभ की विशेषता नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज अर्न फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन 12, XYZ कंपनी पेड 50,000 रुपीज फॉर अ न्यू मशीन परचेज बाय इट एंड पेड 2,000 रुपीज टू अ प्रोफेशनल फॉर इंस्टॉलेशन, हाउ वुड द कंपनी क्लासिफाइड टू पेमेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। XYZ कंपनी ने अपने द्वारा खरीदी गई नई मशीन के लिए 50,000 रुपए का भुगतान किया और एक पेशेवर को, यानी उसको जो फिटिंग करने आया था, उसको इंस्टॉल करने आया था, उसको कितना पे किया, 2,000 रुपए का भुगतान किया। तो कंपनी दो भुगतानों को कैसे वर्गीकृत करेगी, बोथ आर रेवेन्यू पेमेंट, बोथ आर कैपिटल पेमेंट, 50,000 इज कैपिटल पेमेंट एंड 2,000 इज रेवेन्यू पेमेंट, 50,000 इज रेवेन्यू पेमेंट एंड 20,000 इज कैपिटल पेमेंट। तो यहां पर देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आराम से आप लोग। तो यहां पर आपको सही आंसर बता देते हैं, हो जाएगा बी, बोथ आर कैपिटल पेमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोज एज। पूंजीगत व्यय का असमाप्त भाग इस प्रकार दिखाया गया है, expense in income statement, asset in balance sheet, expense in income statement, liability in balance sheet। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 13 का। फटाफट सभी कमेंट करेंगे जितने भी लोग बने हुए हैं वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा 13 का, बी। ठीक है, बी वाले बिल्कुल सही हैं, एसेट इन बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन 14, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास एक उदाहरण है। एक्योर्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। सो यहां पर आपका राइट आंसर बनने वाला है सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास एक उदाहरण है राजस्व व्यय का। और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है। लीगल एक्सपेंसेस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी, एनुअल व्हाइट वॉश टू द फैक्ट्री बिल्डिंग, freight paid on purchase of plant and machinery, expenses incurred to reduce working capital requirement। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में।
तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनमें से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी प्रोवाइड कर दीजिएगा वीडियो। और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।